राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पिता का थप्पड़। अगर समय रहते बेटी पर पिता का थप्पड़ पड़ता तो बात इतनी नहीं बढ़ती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आरती की माँ आरती को फोन लगा रही थी, लेकिन आरती का फोन जो मिल नहीं रहा था, बिजी जा रहा था। थोड़ी देर बाद आरती ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो आरती बेटी, कैसी हो तुम? तुम्हें कितनी देर से मैं फोन कर रही हूँ, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। पहले तो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। तुम कहाँ थी बेटी? जब से तुम फोन नहीं उठा रही थी तो मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता होने लगी थी। तब आरती कहने लगी, अरे माँ, मेरी एक दोस्त का फोन था, मैं उसी से बात कर रही थी, इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाई। लेकिन माँ, ऐसी क्या बात हो गई है? मैं तो आपसे सुबह ही बात की थी, फिर अचानक से मुझसे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? आरती की माँ कांता जी बोली, अरे बेटी, मेरा फिर से दिल किया तुझसे बात करने के लिए, इसलिए तुझे फोन कर लिया। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मेरा मन बेचैन सा हो रहा है, किसी काम में नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर तुझसे बातें कर लूं तो शायद कुछ अच्छा लगेगा। आरती बोली, ठीक किया माँ, तुमने जो मुझे फोन कर लिया। तब कांता जी बोली, अच्छा बेटी, चलो यह भी बता दो, क्या तुम भैया दूज पर यहाँ आओगी? अगर तुम आओगी तो 6-7 दिन के लिए आना बेटी। तुम्हें पता, तुम्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं, तुम्हें देखे हुए कितना समय बीत गया है। मैं तो तुम्हें देखने के लिए तरस गई हूँ आरती, और तुम्हें कह देती हूँ कि 6-7 दिन की तैयारी करके ही आना। कभी आते ही बोल दो कि माँ मुझे तो जाना है, इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ। तब आरती बोली, लेकिन माँ, भाभी भी तो अपने घर जा रही होगी भाई दूज पर। तब कांता जी बोली, हाँ बेटी, तेरी भाभी का कह तो रही थी कि अपने घर जाने के लिए, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया, क्योंकि तुझे तो पता है आरती, मेरी तबीयत के बारे में। मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है और मेरे घुटने अब ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं। फिर अगर तेरी भाभी अपने घर चली गई तो घर के काम को कौन संभालेगा? मुझसे तो घर का काम अब बिल्कुल भी नहीं होता है। आरती बोली, हाँ माँ, यह बात तो ठीक है, क्योंकि आपकी इतनी उम्र जो हो गई है, अभी इस उम्र में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। आपने सही किया माँ। और आरती अपने कमरे में जो बैठी हुई अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी, तभी आरती को एक कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, अरे आरती, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? तभी आरती की माँ कांता जी बोली, क्या हुआ बेटी, यह किसकी आवाज है? कौन तुम्हें बुला रहा है? तब आरती बोली, अरे माँ, मुझे लगता है आज रोहित जी घर जल्दी आ गए हैं, शायद वही बुला रहे हैं। आज शायद ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई होगी। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हड़बड़ाते हुए आरती ने अपनी माँ के फोन को रख दिया और दौड़ी दौड़ी बाहर चली आई और बोली, अरे यह सब क्या है? माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी घर के काम करने के बजाय तुम यहाँ कमरे में फोन पर बातें कर रही हो आरती। और मैं घर के सारे कामों को कर रही है मेरी माँ, और सारे कपड़े भी जो माई धो रही है, लेकिन तुम्हें तो फोन पर बात करने से फुर्सत ही नहीं है। कुछ तो शर्म कर लिया करो आरती, कुछ तो सोच विचार कर लिया करो। आखिर माँ कितना काम करेगी? अब तो उनकी उम्र हो चली है और माँ की तबीयत भी खराब रहती है, उनका बीपी कब बढ़ जाए पता नहीं चलता, इसलिए थोड़ा तो ख्याल रखा करो। अपने पति रोहित की बातें सुनकर जो आरती मुंह बनाती हुई कहने लगी, अरे तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारा दिन मैं कोई काम नहीं करती हूँ और हाथ पैर हाथ रखे हुए बैठी रहती हूँ। थोड़ा बहुत अगर माँ जी काम कर लेंगी तो कौन से पहाड़ टूट जाएंगे। मैं काम करके थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ से बात कर लेती हूँ और थोड़ी देर आराम भी कर लेती हूँ। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा अच्छा, ठीक है, जो रोहित बोला, एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऑफिस में अभी बहुत काम था और आज थकान भी कुछ ज़्यादा लग रही है।
अपने पति की बात सुनकर आरती, जो अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। 2 बरस पहले शांति जी आरती को बहू बनाकर लाई थी। शांति जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रोहित और छोटा बेटा मोहित। आरती उनके बड़े बेटे रोहित की पत्नी थी। उनके छोटे बेटे रोहित की अभी शादी नहीं हुई थी और रोहित के सामने तो आरती काम करने का झूठा दिखावा करती रहती थी, लेकिन जैसे ही रोहित अपने ऑफिस के लिए चला जाता तो आरती फोन पर लग जाती थी। सारा दिन पता नहीं किस किस से बातें करती रहती थी और सबसे ज़्यादा समय वह अपनी माँ से बातें करने में ही लगा देती थी। घंटों घंटों उनकी बातें चलती थी। घर के कुछ कामों के लिए जैसे झाड़ू पोछा और बर्तनों के लिए काम वाली लगा रखी थी। जब काम ऐसे ही पड़ा रहता तो सारा काम शांति जी को ही करना पड़ता था और अगर कभी कभार शांति जी आरती को काम करने के लिए आवाज़ लगा देती तो आरती कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। शुरू में तो शांति जी यह सोचकर काम नहीं बताती थी कि अभी ये तो नई नई शादी हुई है, फिर तो उसे ही सारा काम संभालना है और अभी उसके अंदर बचपना भरा हुआ है। लेकिन अब तो शादी को इतना समय हो गया था, लेकिन अभी भी आरती किसी भी काम को करने से कतराती थी और सोचती कि सभी कामों को माँ जी ही कर ले। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब शांति जी ने यह देखा कि आरती घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती है तो एक दिन शांति जी ने आरती को समझाया, देखो बेटी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम अपना ध्यान अपने मायके से हटाकर अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों पर लगाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझो। शांति जी का इतना कहने की देर थी कि आरती तो उनके ऊपर भड़क उठी और उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से उस दिन जो रोहित और आरती के बीच बहुत ही जोरदार झगड़ा हुआ। इसलिए शांति जी ने उसके बाद आरती को कुछ भी ना कहना ही सही समझा। अब तो पूरा दिन आरती फोन पर बातें करती रहती थी, कभी अपनी सहेलियों से, कभी अपनी माँ से। उसका सारा दिन फोन पर बातें करते करते ही निकलता था और अगर मन में होता तो कोई काम कर लेती, अगर मन नहीं होता तो कुछ भी नहीं करती थी। शांति जी अकेले ही घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन वह आरती को कुछ भी काम नहीं बताती थी। लेकिन आरती भी बहुत तेज थी। जब उसके पति के आने का समय हो जाता तो वह किचन में जाकर थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा करने लगती थी, वरना पूरा पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं आती थी। आज कुछ ऐसा हुआ कि रोहित घर जल्दी आ गया था, इसलिए वह अपनी माँ को काम करता हुआ देखकर आरती के ऊपर भड़क उठा था। आरती अपने पति के लिए रसोई घर में चाय बना रही थी, तभी रोहित की माँ के चिल्लाने की जोरदार आवाज आई। अपनी माँ की आवाज सुनकर रोहित बोला, अरे क्या हुआ माँ? रोहित दौड़कर आया तो उसने देखा उसकी माँ फर्श पर गिरी पड़ी है। वह फर्श पर फिसलकर गिर गई थी, जिसकी वजह से अब वह उठ नहीं पा रही थी। रोहित ने अपनी माँ को सहारा देते हुए उठाया और उठाकर अपनी माँ को कमरे तक ले गया। शांति जी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, शायद गिरने की वजह से उनके पैर में मोच आ गई थी। रोहित अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बताया कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस मामूली सी मोच आई है, इसी वजह से शायद इनको इतना दर्द हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर रोहित ने भी राहत की सांस ली। अब डॉक्टर ने रोहित से कहा, रोहित बेटा, पैर में मोच आने की वजह से अब तुम्हारी माँ को कुछ दिन रेस्ट करने की जरूरत है, वरना दर्द बढ़ सकता है। इसलिए तुम्हें अपनी माँ की खास देखभाल करनी होगी, इन्हें आराम की जरूरत है। जब डॉक्टर ने यह बताया तो रोहित की जान में जान आई और उसने डॉक्टर को कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं माँ का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर रोहित अपनी माँ को घर लेकर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी आरती को कहने लगा, देखो आरती, डॉक्टर साहब ने माँ को बिस्तर से उठने के लिए सख्त मना किया है। लगभग 1 हफ्ता तो माँ को बेड रेस्ट करना होगा, इसलिए तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि माँ को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कोई भी माँ को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आरती सुन लिया ना?
जब रोहित ने आरती को हिदायत दी तो आरती ने हाँ में सिर हिला दिया। आज इस बात को 5 दिन बीत चुके थे। आरती अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी, अरे माँ क्या बताऊं, मैं तो पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और मेरी सास बिस्तर पर पड़ी रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे सर पर तो मुसीबत पड़ गई है। सारा दिन काम करते करते इतनी थक जाती हूँ कि मेरे हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं। आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन महारानी अपने बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रही हैं और मैं नौकरानी की तरह पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ। जब आरती ने अपनी माँ को यह सब बोला तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी सास को कोई चोट नहीं लगी है। वह तो चोट का बहाना कर रही है, क्योंकि वह तुझे घर का सारा काम तुझसे करवाना चाहती है ताकि तू पूरा दिन घर के कामों को करती रहे। लेकिन बेटी, तुझे सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू पूरा दिन उसको बैठे बैठे इस तरह से खिलाती रहेगी तो फिर उन्हें आराम करने की आदत पड़ जाएगी और फिर तो तेरी सास उठने से रही। तब आरती बोली, हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आपकी बात एकदम सही है। इसलिए आज मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। अब सोचती हूँ कि मैं चली ही जाती हूँ। मेरा बहुत सारा काम रुका पड़ा है और मेरी सहेलियाँ भी मुझे बुला रही थी और अब मैं सोच रही हूँ जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो पीछे बैठी सासू माँ अपने आप को देखती रहेगी। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। बाहर से आने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। घर के कामों को छोड़कर आरती बाहर घूमने के लिए चली गई। उसने सोचा था अभी तो जो रोहित के आने का समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं घूमकर आ जाऊंगी और उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आरती को यह भी नहीं याद रहा कि आज तो डॉक्टर ने उसकी सासू माँ को देखने के लिए बुलाया है। इसलिए आज रोहित अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर जल्दी आ गया था। जब वह घर आया तो उसने देखा उसकी माँ धीरे धीरे चलकर रसोई घर में जा रही थी। शायद उन्हें रसोई में से कुछ चाहिए था, इसलिए घर में कोई ना होने की वजह से अपने आप ही रसोई में जा रही थी। रोहित ने कहा, माँ, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आरती को बोल देती। आप अपने बिस्तर से क्यों उठी हो? आपको डॉक्टर ने मना किया था ना। तब शांति जी बड़े प्यार से बोली, बेटा, मुझे प्यास लगी थी, मेरा गला सूख रहा था, इसलिए मैंने सोचा रसोई में जाकर पानी पी लेती हूँ। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। रोहित ने दरवाजे की तरफ देखा तो हाथों में पर्स लिए आरती ऊंची ऊंची सैंडल पहने और स्टाइलिश कपड़े पहने हुए सैंडल की टक टक आवाज करती हुई घर के अंदर आ रही थी। जब आरती घर के अंदर आई तो उसकी नज़र अपने पति रोहित पर पड़ी तो रोहित को देखकर उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसने कहा, रोहित ने पूछा, आरती तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो? और माँ को इस हालत में छोड़कर तुम कहाँ गई थी? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता आरती कि माँ को क्या जरूरत पड़ सकती है? क्या तुम माँ को छोड़कर इस हालत में घूमने के लिए चली गई? तो आरती बोली, तो क्या करूं? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है या पूरा दिन घर में पड़ी रहूं? आरती की ऐसी बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा और अपने गुस्से को काबू में करते हुए अपने कमरे में चला गया। तभी उसका छोटा भाई मोहित आ गया। वह भी जल्दी घर आ गया था और आकर कहने लगा, भाभी, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी आरती कहने लगी, ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हो देवर जी कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो। बेशर्मी की भी हद होती है। यह हुक्म किसी और पर चलाना। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो पूरा दिन तुम लोगों की सेवा करती रहूं। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर मोहित हैरान रह गया। उसकी यह बातें रोहित ने भी सुन ली थी तो वह गुस्से में पागल हो गया और उसका खून खोल उठा। तभी रोहित कमरे से बाहर आया और आकर आरती के मुंह पर 2 तमाचे जड़ दिए और कहने लगा, कितनी बदतमीज होती जा रही हो, मेरी चुप्पी का गलत मतलब निकाल रही हो। मेरे चुप रहने का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। तभी मोहित बोला, अरे यह क्या कर रहे हो भैया? मोहित ने इतना कहकर अपने भाई का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आरती बोली, अच्छा
तो तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे। आप देखो मैं क्या करती हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूँगी और तुमको जेल की हवा खिलाऊंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी आरती नहीं है। इतना कहकर आरती अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन किया। रोहित की माँ अपने बेटे को कहने लगी कि बेटा जा, जल्दी जा और बहू को रोक ले, कहीं ऐसा ना हो कि बहू कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। लेकिन रोहित बोला, नहीं माँ, उसे जो करना करने दो, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे मनाने की ज़रूरत है। बस माँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पर जाने का समय हो रहा है। इतना कहकर रोहित अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उधर आरती अपनी माँ से जब फोन पर बातें कर रही थी तो उसकी माँ बोली, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। तुम एक काम करो आरती, जल्दी से फ़ोन को रखो और अपना बैग तैयार कर लो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। अब मैं अपनी बेटी को वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर आरती ने जो फ़ोन रख दिया और अपनी आरती की माँ ने भी फ़ोन रख दिया और अपनी बहू को आरती की माँ आवाज़ लगाने लगी, अरे बहू, मैं बेटी को लेने के लिए जा रही हूँ। उसके ससुराल वाले मेरी बेटी के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आखिर वह लोग अपने आप को समझते क्या हैं। इतना कहकर कांता जी अपने घर से बाहर निकल गईं और थोड़ी देर में अपनी बेटी के घर पहुंच गईं। तभी उधर आरती के पापा श्यामलाल जी घर आए और अपनी बहू राधा से बोले, अरे बहू, तुम्हारी मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? तब राधा कहने लगी, जी पापा जी, मम्मी दीदी को लेने के लिए गई हैं। श्यामलाल जी बोले, लेकिन क्यों? वह आरती को लेने के लिए क्यों गई है? अच्छा, भाई दूज का त्योहार आ रहा है इसलिए लेने के लिए गई होगी। तब जो राधा कहने लगी, अरे नहीं पापा जी, दीदी का फ़ोन आया था, फ़ोन को सुनकर ही मम्मी दीदी को लेने के लिए गई हैं। शायद उनके घर में कोई झगड़ा हो गया है और मम्मी काफ़ी गुस्से में गई हैं। यह सुनकर आरती के पापा और भाई दोनों को चिंता होने लगी। तो आरती का भाई विनय बोला, मम्मी भी कितनी हद करती हैं, एक बार हमसे तो बोला होता। क्या इतनी जल्दी करना अच्छी बात है पापा जी? इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम यह पता तो करना चाहिए था कि गलती किसकी है। तभी आरती के पापा बोले, बेटा क्या पता क्या बात थी, अपनी बेटी को परेशानी में तो नहीं देख सकते ना, शायद कोई परेशानी वाली बात होगी, तभी तो तुम्हारी मम्मी इतनी जल्दी चली गई है। अगर आरती थोड़े दिन यहाँ रहेगी तो शायद मामला शांत हो जाए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। लेकिन फिर आरती का भाई विनय बोला, मम्मी भी हद करती हैं, आरती के यहाँ कोई बात हुई नहीं कि मम्मी पहुंच जाती हैं पंचायत करने के लिए। यह भी कोई बात हुई? छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो सभी के घर में होते हैं, उनके घर में कोई नई बात है क्या, या उनके घर में नहीं होते? मम्मी तो तैयार बैठी रहती है कि आरती को लाने के लिए। लेकिन मैं कह देता हूँ, जब सारी बातों को सुनोगे तो पता चलेगा सारी गलती आरती की ही निकलेगी। लेकिन माँ को तो यह उनकी कोई गलती नजर आती ही नहीं है। अरे छोड़ो ना, राधा कहने लगी, आप क्यों ज़्यादा चिंता करते हो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर आरती की भाभी राधा खाना लगाने के लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद कांति जी अपनी बेटी आरती को लेकर घर आ गई थी। उसी समय आरती के पापा भी बैठे हुए थे। तो कांति जी उनको बैठा हुआ देखकर कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए इतनी परेशान हो रही हूँ और एक आप हो कि आराम से बैठे हो। आरती के पापा बोले, अरे बेटी आरती, तुम आ गई हो, आओ मेरे पास आकर बैठो। लेकिन तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? तो कांति जी बोली, एक बहुत जरूरी काम था, बस वही करने में थोड़ा सा समय लग गया। तब आरती के पापा बोले, कौन सा जरूरी काम था? तब आरती बोली, अरे पापा, आपको तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, एक मेरी माई है जो मेरे लिए इतनी चिंता करती है। तो आरती की माँ बोली, बेटी मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारे ससुराल वालों को कैसा सबक सिखाती हूँ और ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेंगे।
अब तू अपने घर में आराम से रह। तुम्हें अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा काम करने का मन करे तो करना, अगर नहीं करे तो मत करना। हम तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। देखो आरती, मेरी बात सुनो। बेटी, क्या हालत बनाकर रखती हो। मेरी फूल सी बच्ची थी, चेहरा भी कितना मुरझा गया है मेरी बच्ची का, और कितनी कमजोर लग रही है। तभी आरती के पापा बोले, अरे हमने अपनी बेटी की शादी की है, उसको जो बेच नहीं दिया था। हमें अपनी बेटी की 2 रोटी बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगी। बेटी तू अपने घर में आराम से रह। कांति जी बोली, बेटी तू यहाँ आराम से बैठ, मैं अभी तेरी भाभी को तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करने को कहती हूँ। आरती बोली, हाँ माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वहीं पर मेरा चाय नाश्ता भिजवा देना, मुझे आराम भी करना है। थोड़ी देर आराम करूंगी तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। आंगन में के जिस कोने में कुर्सी बिछी हुई थी और उस पर जो आरती की दादी बैठे बैठे यह सब देख रही थी। जब आरती अपने कमरे में चली गई तो उन्होंने अपने बेटा बहू को अपने पास बुलाया और बोली, देख बेटा श्यामलाल, यह जो तू कर रहा है यह बिल्कुल सही नहीं है। अपनी बेटी को ऐसी बातें सिखाना अच्छी बात नहीं है। अगर मैं यह सब अपनी बहू को कहूंगी तो शायद तुझे बुरा लगेगा और वह मुझे ही सुनाने लग जाएगी, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। अरे हाँ हाँ माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। श्यामलाल जी बोले, थोड़े दिन आरती यहाँ रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर आरती के पापा बाहर चले गए। आरती की भाभी आरती के लिए चाय नाश्ता लेकर उसके कमरे में आ गई और अपनी ननंद को कहने लगी, दीदी ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुमने फोन किया था और मम्मी तुम्हें जो तुरंत यहाँ लेकर आ गई। अरे क्या बताऊं, आरती कहने लगी, भाभी मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी को भी मेरी जैसी सास न मिले जैसी मुझे मिली है। पता नहीं वह मेरे पति को क्या पट्टी पढ़ाती रहती है। जब भी वह ऑफिस से आते हैं, आते ही मेरे ऊपर भड़क जाते हैं, और इतना भी नहीं भाभी, मेरे ऊपर हाथ भी उठाते हैं। मेरे पति को तो मुझसे जैसे सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं उन्हें। मुझे क्या परेशानी है क्या नहीं, यह तो उन्हें दिखाई नहीं देता है। उन्हें सिर्फ अपनी माँ की चिंता रहती है, मेरे बारे में तो सोचते तक नहीं है। तब आरती की भाभी बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है रोहित जी ऐसे नहीं है, जरूर कोई और बात होगी। छोटी मोटी बातें तो सभी घरों में होती रहती हैं। तुम्हें थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए था। अगर तुम अपने पति को समझने की कोशिश करती तो शायद वह समझ जाते। ऐसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था दीदी। तब आरती बोले, अरे भाभी, आपको क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं करती हूँ उन्हें समझाने की? लेकिन वह तो समझने को तैयार ही नहीं है। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरा घर भी बसे? अगर वह लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? मुझे भी कोई लेना देना नहीं है। भाभी, भैया तो ठीक है ना, वो आपसे ठीक से बातें करते हैं, लेकिन भाभी सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तब राधा कहने लगी, अरे दीदी आप चिंता मत करो, आपके भैया रोहित जी से बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब आरती बोली, भाभी यह जो मैं हूँ उन लोगों को जो झेल रही हूँ, अगर ऐसी सास और ऐसा पति आपको मिल जाता, आप तो ऐसे लोगों को 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो लक्ष्मी बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। अपना घर बसाने के लिए थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ता है और थोड़ा बहुत झुकने में कोई हर्ज नहीं है। आरती बोली, अरे भाभी मैं कितना बर्दाश्त करूं? आप ही देखो, मेरी माँ आपका कितना ध्यान रखती है और एक मेरी सास है, मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काती रहती है। दूसरों के बारे में कहना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने पर बीतती है तो पता चलता है। जब आरती ने ऐसा बोला तो उसकी भाभी चुप हो गई, क्योंकि वह समझ गई थी दीदी को कुछ भी कहना सुनना बेकार है, क्योंकि वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आरती की भाभी यह कहकर फिर से कमरे से चली गई कि दीदी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इतना कहकर जो राधा बाहर चली गई, क्योंकि अगले दिन भाई दूज का त्योहार था और वह घर में कोई कलह नहीं करना चाहती थी। आरती की भाभी ने भाई दूज के त्योहार के लिए काफी मिठाइयां बनाकर तैयार कर दी थी।
भाई दूज वाले दिन आरती ने अपने भाई को तिलक किया और वह खाना खाकर अपने पापा के साथ अपने काम के लिए निकल गए थे। आरती की भाभी सबको खाना खिलाकर रसोई की साफ सफाई करने लगी और कांता जी अपनी बेटी आरती को बोली, देखो बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना, अपने घर में तुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपने घर में आराम से रह सकती है, तुझे बैठे हुए ही खाना मिलेगा। उधर आरती के ससुराल में रोहित के पास फोन आया। अरे, क्या आप रोहित जी बोल रहे हैं? तो वह बोले, जी हाँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ। तो उधर से फोन पर बोले, क्या बात है, आप कौन बोल रहे हैं? रोहित ने पूछा। तो उधर से आवाज आई, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है, जल्दी से जल्दी आप आ जाइए। पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर रोहित हैरान हो गया था। पुलिस स्टेशन के नाम से उसकी माँ भी परेशान हो गई थी। जब वह पुलिस स्टेशन से घर आया तो शांति जी बोली, बेटा क्या बात थी, उन्होंने क्यों बुलाया था तुझे? तो रोहित बोला, आरती और उसके घर वालों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कराई है माँ, और उन्हें यह कहा गया है कि हम आरती को परेशान करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और दहेज की वजह से उसे बहुत परेशान रखते हैं और आए दिन उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। शांति जी बोली, अरे बेटा, लेकिन हमने तो उसे कभी दहेज के बारे में बोला तक नहीं, तो फिर आरती ने ऐसा क्यों कहा? रोहित बोला, पता नहीं माँ, लेकिन उसके घर वाले हमें झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। शांति जी बोली, बेटा, तुम्हें इसलिए कह रही हूँ, एक बार जाकर हम उसके घर बात कर लेते हैं, हो सकता है मामला सुलझ जाए, और अगर मामला सुलझ गया तो अच्छी बात है। लेकिन रोहित बोला, नहीं माँ, मुझे उन लोगों के सामने झुकना नहीं है। तो उसका भाई बोला, मोहित भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, कोर्ट कचहरी के मामले अच्छे नहीं होते, अगर एक बार पल्ले पड़ गए फिर पीछा छुटाना मुश्किल हो जाता है और कोर्ट केस कैसा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों ना आज हम आरती भाभी के घर चलकर आमने सामने बैठकर सभी बातें कर लेते हैं। अब रोहित को भी अपने भाई की यह बात सही लगी। उधर जब आरती के पापा घर आए तो आरती अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी, उसकी मम्मी भी वहीं पर बैठी हुई थी। तो वह बोले, बेटी, मैं तो कहता हूँ एक बार प्यार से इस मामले को सुलझा लेते हैं। तो आरती बोली, पापा जी, आप क्या चाहते हैं, मैं सारा दिन घर के कामों को करती रहूं और मेरी सासू माँ आराम से बैठकर खाना खाए? मैं आपको बता देती हूँ, यह मुझसे नहीं होगा। तब आरती के पापा बोले, लेकिन बेटी, घर का काम करने में कोई बुरी बात नहीं है, हमारे घर में भी तो बहुत सारा काम तेरी भाभी करती है। वहीं पर बैठी हुई आरती की माँ कहने लगी, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? मेरी बेटी उस घर में जाकर घुट घुट कर मरती रहे, उसे भी जीने का अधिकार है। उनकी बातों को सुनकर आरती की दादी बोली, तुम बहुत बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो बहू? मेरा बेटा तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि मिलजुल कर रहने से बड़ा सुख है और कोई नहीं है। तब कांता जी बोली, माँ जी, आप तो चुप ही रहिए, यह मेरी बेटी का मामला है, आपके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखिए। आपको जो 2 रोटी खाने को मिल रही हैं, चुपचाप खाओ और अपना भजन करो, हमारे काम में अड़चन डालने की जरूरत नहीं है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। आरती की भाभी जाकर देखती है तो उसने देखा कि रोहित और उसकी माँ आए हैं। आरती की भाभी राधा ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अंदर लेकर चली आई। आरती के पापा ने उन्हें बैठने के लिए कहा तो कांति जी बोली, देखिए समधन जी, अगर आपको मेरी बेटी फूटी आंख भी नहीं सुहाती है तो फिर आप यहाँ क्या लेने के लिए आई हैं? और उसकी बातों को सुनकर शांति जी बोली, समधन जी, जरा रुकिए, चलिए बैठकर बातें करते हैं, तभी तो कोई हल निकलेगा, हमें भी तो पता चले कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई है जो आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है, जो हमारी कंप्लेन पुलिस थाने में कर दी है। तभी आरती बोली, नहीं नहीं, आपके बेटे की तो कोई गलती नहीं है, सारा कसूर तो जो मेरा है। आप अपने बेटे से कह दीजिए कि वह मुझे तलाक दे दें, ताकि आप सभी लोग आराम से रह सकें और मैं भी आराम से रह सकूं। आप लोगों से मेरा भी पीछा छूट जाएगा। आरती,
तो उसके पापा कहने लगे आरती के, तुम अपनी सास से कैसे बातें कर रही हो? तब आरती बोली, और मैं कैसी बातें करूं? इनके साथ इन लोगों ने, हाँ, ऐसे ही बातें करूंगी। तभी आरती की माँ कहने लगी, आप क्या कह रहे हो जी? और इनके साथ हमारी बेटी कैसे बात करेगी? इन्होंने हमारी बेटी को इतना परेशान कर दिया है, फिर किस तरह से बात करनी चाहिए? आप ही बताइए, क्या हमें इनकी आरती उतारनी चाहिए? तभी रोहित बोला, आपको किसने परेशान कर दिया है यह तो हमें पता है, लेकिन आपने जो हमें परेशान किया है, हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जो कर दी है, दहेज का झूठा केस बनवा दिया है, यह बात सुनकर तो जो आरती के पापा हैरान रह गए। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। आरती के भाई भाभी भी यह सुनकर के खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तभी आरती के पापा बोले, लेकिन हमने तो ऐसा कोई भी शिकायत नहीं की है। तभी कांति जी बोली, यह शिकायत मैंने की है जी। आखिर इन लोगों की कैसे हिम्मत हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? इस समय आरती की भाभी सबके लिए चाय बनाकर ले आई थी। उसे देखकर जो शांति जी कहती हैं, देखिए ना, बहू तो आपके भी घर में है, क्या वह अपने घर के कामों को नहीं करती है? अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालती नहीं है? अगर हम अपनी बहू से यह उम्मीद करते हैं तो क्या गलत है? लेकिन अगर हम उसे कुछ कहते हैं तो यह हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाती है, उससे हम तो कोई सहन नहीं करेगा। अरे आपका क्या पता मैंने अपनी बहू को कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। जो कांति जी कहने लगी, मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हूँ, लेकिन आपने तो मेरी बेटी को कभी बेटी समझा ही नहीं। तब शांति जी बोली, नहीं बहन जी, आप गलत बोल रही हैं। हम तो आरती को हमेशा अपनी बेटी ही मानते हैं और यही चाहते हैं कि वह हमेशा खुशी खुशी से रहे और उसके घर जो खुशी से रहे। तभी कांति जी कहने लगी, आप मेरी बेटी की गृहस्थी बसने कहाँ देती हैं? आप ही तो रोहित को मेरी बेटी पर हाथ उठाने के लिए उकसाती रहती हैं। आप ही के कहने पर तो मेरी बेटी के ऊपर रोहित हाथ उठाता है। कांता जी की बात सुनकर जो आरती के ऊपर एक बार हाथ उठाया है, जो शांति जी बोली, लेकिन और वह भी तब जब उसने बदतमीजी की सारे हदें पार कर दी थी। समधन जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। तभी आरती के पापा बोले, अरे थोड़ी बहुत बातें सभी के घरों में हो जाती हैं, उसके घर वाले लेने आए, उसे भेज दो, यही ठीक रहेगा। लेकिन कांति जी बोली, अपनी बेटी की शादी उस घर में करके एक गलती तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब दोबारा से अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेज सकते। यह गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। और बहन जी, आप उल्टे पांव वापस चली जाइए, मैं अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेज सकती। अब आरती के भाई विनय ने भी अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन उसकी माँ तो मानने को तैयार नहीं थी और ना ही आरती जाने के लिए तैयार थी। तभी रोहित बोला, माँ बहुत हो गया, अब हम और ज्यादा इन लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था ना माँ, वह लोग समझने वाले नहीं हैं। अब आप यहाँ से जल्दी से उठो, अभी के अभी हमें यहाँ से निकलना है। जाते जाते शांति जी ने अपनी समधन जी से कहा, समधन जी आप समझदारी से काम लीजिए। फिर वह उसने आरती के पापा की ओर देखते हुए कहा, समधी जी आप ही कोई हल निकाल लीजिए, मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ आई थी, देख लीजिए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तो आपकी कोई सुनता नहीं है और फिर हमारी क्या सुनेंगे। अगर हो सके तो झूठी कंप्लेन को वापस ले लीजिए। इतना कहकर रोहित अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल गया। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम बैठकर बातें करेंगे, आरती के पापा कहने लगे, लेकिन रोहित नहीं रुका और अपनी माँ को लेकर चला गया। रोहित के चले जाने के बाद आरती के पापा ने कहा कि अभी के अभी तुम लोगों ने जो कंप्लेंट की है उसे वापस ले लो, यह तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे मुझे जो करना था, जो आरती की माँ कहने लगी, मैंने कर दिया, मैं देख लूंगी, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो। और मुझे लगता है, आरती के पापा बोले, तुम अपनी बेटी का घर बसने की बजाय उजाड़ रही हो, क्योंकि वह लोग तो हमारी बेटी को लेने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से वे बनती बात बिगड़ गई है। तभी आरती का भाई विनय बोला, आरती से पूछने लगा,
कि रोहित जी तुम्हें दहेज के लिए परेशान करते हैं? सच सच बताना या मारपीट करते हैं? आरती बोली, भाई क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? आरती कहने लगी। तो विनय ने कहा, आरती सही सही बता। तो आरती की माँ बोली, बेटे तुम्हें इन सब बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब अभी हम बैठे हैं, तुम बीच की पंचायती ना करो तो ही ठीक है। लेकिन विनय बोला, माँ अगर घर के बड़े बात को संभालते तो मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आरती को उसके ससुराल वालों के साथ भेजना ही ठीक रहता। आपने अपने जो भाई की बात को सुनकर आरती बोली, आप सभी लोग एक बार एक काम करो, सभी मिलकर मुझे फांसी पर चढ़ा दो, फिर आप सबकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप सभी ने मुझे अपने ससुराल भेजने की जिद पकड़ ली है और सिर्फ एक मेरी माँ है जो मेरे बारे में सोच रही है। मेरी माँ ही मुझे अच्छे से समझती है। तभी आरती की भाभी बोली, अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, हम आपके घर के लोग हैं, हम तो तुम्हारा भला ही चाहेंगे। तुम खुद ही हमेशा सोचो, हमेशा के लिए मायके में तो नहीं रह सकती हो ना। तब आरती बोली, अरे भाभी आप तो चुप ही रहिए, आपको तो सब कुछ इतना अच्छा जो मिल गया है, आप तो बोलेंगे ही, जिस पर बीतती है वही जानता है। आप अपना काम कीजिए और अपने रसोई घर को संभालिए। अपनी ननद की ऐसी बातें सुनकर जो आरती की भाभी राधा चुप हो गई। अब तो आरती के पापा और भाई ने भी कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा और अपने काम के लिए निकल गए। अब कांता जी बोली, बेटी मेरे रहते हुए तुम्हें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते हुए तुझे तेरी भाभी या घर का कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी ने कुछ कहने की जरूरत की तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी। आरती बोली, माँ इस घर का कोई भी मुझे जो ना यहाँ देखकर खुश नहीं है। इतना कहकर आरती अपनी आंखों में आंसू टपकाने लगी और बोली, सभी लोग मुझे भेजने पर तुले हैं माँ। तब आरती की माँ कांता जी बोली, बेटी तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ आराम से रह सकती है। मैं तेरी भाभी को तेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाने को कह देती हूँ, तो आराम से बैठकर खाना खा। और हाँ माँ, सब लोगों की बातें जो दिमाग से निकाल दे। कांता जी ने अपनी बेटी को समझाया, दिमाग खराब हो गया है सबका। और एक काम करो, आरती कहने लगी, माँ भाभी को मेरे लिए खीर बनाने को कह दो और उसमें जो अच्छे से मेवे डलवा देना। इतना कहकर आरती आराम से सोफे पर पैर फैलाकर लेट गई और टीवी देखने लगी। इसी तरह से लगभग 10 दिन बीत चुके थे। आरती आराम से अपनी भाभी पर रौब झाड़ती रहती थी और अपने कमरे में बैठे बिठाए खाने की फरमाइशें करती रहती। आरती का भाई घर जाकर कहने लगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। उसकी पत्नी राधा बोली, मैं तो कहती हूँ दीदी को जल्दी से जल्दी उसके घर भेज देते हैं, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। तब विनय बोला, अरे चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मम्मी तो किसी की सुनने को तैयार नहीं है और आज पड़ोस वाले भी क्या सोच रहे हैं। अब जब उनको इस बारे में पता चलेगा कि उनकी लड़की घर आकर बैठ गई है तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। तब राधा बोली, आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन मम्मी को इस बात को समझने को ही तैयार नहीं है और ना ही दीदी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मम्मी को दीदी की गलती नजर क्यों नहीं आती है। मुझे तो उनकी बातें सुनकर दीदी की ही गलती नजर आ रही थी। हाँ मुझे पता है सारी गलती आरती की ही है, विनय कहने लगा, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ और अपनी बहन को अच्छे से पहचानता हूँ। जबकि रोहित जी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है जैसी वह बातें बता रही है। अपनी बहन के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो आरती की भाभी बोली, लेकिन मम्मी तो हमेशा दीदी की ही तरफदारी करती रहती हैं और अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारे घर में भी जो कहीं झगड़े शुरू ना हो जाएं, क्योंकि दादी तो जो चुप करा देती हैं मम्मी दादी को भी, क्योंकि दीदी तो किसी के काम को हाथ तक नहीं लगाती। खाना खाकर थाली भी सरका देती हैं, पानी का गिलास भी उठाती तक नहीं है। मेरे ऊपर ही रौब झाड़ती रहती हैं, हर समय मुझे कुछ ना कुछ बनाने का ऑर्डर देती रहती हैं और मुझे करना पड़ता है। अगर घर के सदस्य बढ़ेंगे तो काम भी तो बढ़ जाएगा।
सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन दीदी तो काम को हाथ तक नहीं लगाती। सारा दिन घर के काम करते करते मैं थक जाती हूँ। अगर मैं दीदी को थोड़ा बहुत जो दीदी मेरी हेल्प करने के लिए बोलूं तो दीदी साफ साफ मना कर देती हैं। घर की साफ सफाई में भी मदद नहीं करती। अगर किचन के खाने में मदद करने को कहती हूँ तो साफ साफ मना कर देती हैं और ऊपर से कहती हैं मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो इन कामों को करूँगी। यह सब काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। आप ही करो इन कामों को। अरे इसी बात का तो रोना है। मेरी बहन से काम ही तो नहीं किया जाता, विनय कहने लगा, क्योंकि माँ ने बचपन से ही उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसकी ऐसी अकल ठिकाने लगा देता। अरे मैं तो बस इतना चाहती हूँ, राधा बोली, घर में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वरना लोग तमाशा देखेंगे, क्योंकि लोग तो तमाशा देखने के लिए तैयार रहते हैं। दीदी तो छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा करने को तैयार बैठी रहती हैं। कभी कहती हैं भाभी ने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई, मेरी पसंद का यह नहीं बनाया। भाभी तो चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। मैं आपको बता देती हूँ जी, अगर मेरी जगह कोई और होती तो कब तक घर में कलेश खड़ा कर देती, लेकिन मैं घर की शांति बनाए रखना चाहती हूँ, इसलिए चुप रह जाती हूँ। विनय बोला, अरे हाँ मुझे पता है राधा, लेकिन अगर मैं यही बात जो आरती को कहूँगी तो वह कहेंगी कि मेरी माँ जो ना तुम्हें बहुत अच्छे से मानती हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं, तभी तो तुम इस घर में टिकी हो। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इस घर में टिकी हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि उनके घर में क्या हो रहा है, वरना मुझे भी गुस्सा आता है जब दीदी मुझे उल्टा सीधा बोलती हैं। मैं सिर्फ अपने परिवार की इज्जत के कारण चुप हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा करवाना नहीं चाहती। तब विनय बोला, अरे तुम बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो मम्मी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और फिर बात को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और कोई ना कोई हल मैं जरूर निकाल लूँगा। तुम टेंशन मत लो राधा, ठीक है? तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और आराम कर लो। इतना कहकर जो विनय बाहर आ गया तो देखा आरती अपने फ़ोन में बिजी थी। उसके पास बैठते हुए विनय बोला, आरती अब तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? क्या तुमने आगे के लिए कुछ सोचा है? तो आरती बोली, भैया मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी और अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरती के भाई ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी कौन सी शर्त है? तब आरती बोली, मैं उस घर में तभी जाऊंगी अगर रोहित अलग रहेगा, मैं उसकी माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। उसकी बात को सुनकर उसका भाई अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? उस घर में सिर्फ तुम 4 लोग रहते हो और उसमें भी तुम अलग से रहने को कह रही हो। तुम्हें उस घर में बंटवारा चाहिए। क्यों 4 लोगों का काम क्या कम होता है भैया? आरती कहने लगी, एक तो मेरी सासू माँ है जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है, दूसरा वह देवर है जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वह हमेशा मुझे ऑर्डर देता रहता है, भाभी क्या बनाया है, मुझे भूख लगी है। वह भी मेरे ऊपर ही बोझ बना हुआ है और शादी का नाम भी नहीं ले रहा, पता नहीं कब शादी करेगा। अगर उसकी शादी हो गई तो शायद मेरा भी काम कम हो जाए। तो उसका भाई बोला, विनय तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आरती, मैं तो बंटवारे की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तब आरती बोली, ठीक है भैया, अगर बंटवारा नहीं होगा तो मैं भी उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना काम बिल्कुल भी नहीं होगा। इस समय आरती की माँ भी वहाँ पर आ गई और बोली, अरे क्या बातें हो रही है दोनों बहन भाइयों में? अरे माँ, और क्या बात होगी? आरती कहने लगी, भाई मुझे अपनी ससुराल जाने के लिए कह रहे हैं। तो कांता जी बोली, हे भगवान, सभी लोग इसे इसके ससुराल भेजने पर तुले हैं। अगर यह अपने घर आकर बैठी है तो इसमें कौन सी परेशानी हो गई है? तो उनका बेटा विनय बोला, मम्मी तुम अभी इसे सपोर्ट कर रही हो, लेकिन बाद में पछताओगी, देख लेना। तभी आरती बोली, मम्मी मैं सोच रही हूँ मैं अपने ससुराल ही चली जाती हूँ। वे लोग मुझे परेशान करेंगे तो मैं सहन कर लूँगी, और अगर सहन नहीं हुआ तो कहीं जाकर जहर खाकर मर जाऊँगी। कम से कम इन लोगों को तो शांति मिल जाएगी, मेरी वजह से कम इन लोगों को परेशानी तो नहीं होगी। आरती, मुझे अच्छी तरह पता है, विनय कहने लगा, तुझे कोई परेशानी नहीं है उन लोगों से, परेशानी सिर्फ तुम्हें है। अगर तू अपनी जबान कम चलाए
और घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल ले तो घर में कोई कलेश नहीं होगा। आरती बोली, देखा माँ आपने, अब मैं तो मेरे घर वाले ही मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। इतना कहकर आरती रोने लगी और अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। तो कांता जी बोली, बेटी, जिसे भी तेरे यहाँ रहने से परेशानी है वह घर छोड़कर जा सकता है, लेकिन तुझे मैं कहीं भी जाने नहीं दूंगी। तो आरती की भाभी राधा बोली, माँ, पड़ोस वाले भी अब तो पूछने लगे हैं तुम्हारी ननंद अपने घर कब जाएगी, उसके ससुराल वाले इतने दिन कैसे भेज देते हैं। फिर आरती बोली, माँ, पता नहीं सभी लोगों को मेरे यहाँ आने से क्या परेशानी हो गई है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि मैं यहाँ आई हूँ तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसकी भाभी राधा बोली, दीदी, यह समाज है, समाज के लोग तो जो सवाल उठाएंगे ही, इसलिए समझदारी इसी में है। तब वह कहने लगी, आरती, तो क्या मैं अपने घर चली जाऊं और अपने घर जो गृहस्थी पर ध्यान दो दीदी, बस हम तो यही चाहते हैं। तब आरती बोली, माँ, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब मैं आपके घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं चाहे कहीं भी रहूं, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ। तभी कांता जी बोली, नहीं बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी, हम दोनों माँ बेटी एक साथ रहेंगे, जिसे जो बोलना है बोलने दे। लेकिन माँ, आरती बोली, आपका बेटा बहू दिन रात मुझे सुनाते रहते हैं। तो कांता जी बोली, बेटी, अगर तुझे कोई कुछ कहता है तो तू उसे 4 बातें उल्टी सुना दिया कर, तुझे दबकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आरती बोली, माँ, दबकर रहना तो मेरे खून में ही नहीं है, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, अगर मैं दबकर रहती तो मैं अपने ससुराल में ही नहीं रहती क्या। चलो माँ, हम दोनों बैठकर अच्छा सा सीरियल देखते हैं। इतना कहकर आरती कमरे में चली गई और पीछे पीछे उसकी माँ भी चली गई। आरती की दादी बैठे हुए सभी बातें सुन रही थी। उन्होंने अपने पोते और बहू को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, सुनो बहू, ऐसे तो यह माँ बेटी किसी के काबू में नहीं आने वाली हैं। तभी जो विनय बोला, दादी, मैं क्या करूं, लेकिन मम्मी और दीदी तो समझने को तैयार ही नहीं है। और राधा भी जो अपने पति की हाँ में हाँ मिलाने लगी। तब दादी बोली, अरे बहू, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो राधा बोली, हाँ दादी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहकर वह अपने किचन में खाना बनाने चली गई। तभी आरती के फोन की घंटी की आवाज आती है। बाहर आकर देखा तो आरती फोन पर किसी से बातें कर रही थी। बातें क्या कर रही थी, गरज रही थी, आप लोगों के अंदर कुछ शर्म बाकी है? नहीं तो मैंने कितनी बार कहा है कि मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। क्या आपको यह बातें समझ में नहीं आती जो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो। आरती की भाभी राधा ने सुना तो उसे पता चला दूसरी तरफ से आरती की सासू माँ बात कर रही हैं। वह कह रही थी, आरती बेटी, आगे से तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा बेटा भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम एक बार सभी बातों को भूलकर वापस आ जाओ, आरती तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी कांता जी ने अपनी बेटी आरती के हाथ में से फोन छीन लिया और कहने लगी, समधन जी, अगर आप चाहती हैं कि मेरी बेटी वहाँ वापस आ जाए तो हमारी एक शर्त है, अगर आपका बेटा मेरी बेटी के साथ अलग घर में रहे तो मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजने को तैयार हूँ, लेकिन आपसे और आपके बेटे से, छोटे वाले बेटे से मेरी बेटी का कोई मतलब नहीं होगा। तब जो रोहित की माँ कहने लगी, अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं समधन जी, मैं अपने बेटे के बिना कैसे रह सकती हूँ। तब जो आरती की माँ कहती है, तो ठीक है, फिर मेरी बेटी वहाँ नहीं आएगी, आप अपने बेटे को अपनी गोद में ही बैठा कर रख लीजिए। इतना कहकर आरती की माँ ने फोन रख दिया और आरती की भाभी यह सभी बातें चुपचाप सुन रही थी। वह सोचने लगी, यह अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रही हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इससे ज्यादा समझदार कोई और भी है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी बाजार में शॉपिंग करने के लिए चली गईं और काफी देर बाद जब वापस आई तो आरती की भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अपनी भाभी को आराम करते हुए देखकर आरती बोली, भाभी, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और न ही आपने मेरे कपड़े धोए हैं, मैले के मैले पड़े हैं। तब राधा बोली, हाँ जी, मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया दीदी, और ना ही मैंने तुम्हारे कपड़े धोए हैं।
और मैं कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ही हूँ जो मैं यह सब काम करती रहूं। आरती कहने लगी, भाभी इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई? घर का काम है वह तो तुम्हें करना ही होगा। घर का काम अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? आरती गुस्से में अपनी भाभी को बोली तो उसकी भाभी राधा भी बोली, क्या तुम मुझे इस काम के करने की कोई सैलरी देती हो जो मैं तुम्हारा काम करूंगी? तो आरती बोली, भाभी आप इस घर की बहू हो तो फिर सैलरी किस बात की, इसलिए तो काम करना ही पड़ेगा। तब राधा कहने लगी, अच्छा क्या तुम किसी के घर की बहू नहीं हो दीदी? अगर हो तो तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो? और हाँ, मैं साफ साफ बता देती हूँ, आपसे मेरे ऊपर ड्रॉप झाड़ने की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद करो। तब जो कांता जी बोली, अरे क्या हो रहा है ये सब? बहू तुम मेरी बेटी से कैसी बातें कर रही हो? राधा बोली, मम्मी जी ऐसी ही बातें कर रही हूँ जैसी मुझे करनी चाहिए। अगर दीदी इस घर में रहेंगी तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा उन्हें। तभी कांता जी बोली, अच्छा तो मेरी बेटी घर का काम करेगी और बहू आराम फरमाएगी। तभी राधा बोली, नहीं मम्मी जी, मैं घर का काम करूंगी लेकिन दीदी का काम नहीं करूंगी और अपने परिवार का मैं काम करूंगी, मेहमानों का नहीं। अपनी भाभी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर आरती हैरान रह गई। तब कांता जी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मेहमान बताने की? और आरती को भी माँ की सह मिल गई। वह कहने लगी, भाभी आप मुझे किस उसे मेहमान कह रही हैं? आपसे पहले यह घर मेरा है, जिसे तुम छोड़कर आई हो वैसे ही वह तुम्हारा घर है। मम्मी तुमने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा लिया? आरती कहने लगी, इसे 2-4 थप्पड़ लगा दो तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। राधा बोली, अच्छा जी हाथ लगाकर तो दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अभी के अभी पुलिस थाने में फ़ोन लगाती हूँ और आप लोगों की शिकायत करती हूँ कि मेरी सासू और ननंद मुझे दहेज के लिए परेशान कर रही है, मेरे साथ मारपीट कर रही है, फिर पता चलेगा किसकी अकल ठिकाने लगती है। इस समय आरती के पापा और भाई भी आ गए और लड़ाई सुनकर जैसे ही उसके पापा कमरे के अंदर आए तो आरती का भाई उन्हें जो वहीं दरवाजे पर रोक देता है और कहता, नहीं पापा जी, मुझे नहीं लगता कि हमें अब अंदर जाना चाहिए। तब श्यामलाल जी कहते हैं, अरे बेटा अंदर जाकर मामला सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो घर में कलेश हो जाएगा। विनय बोला, नहीं पापा जी, घर में कलेश तो पहले से ही हो रखा है, अब सुधरने का समय है तो वो करने दीजिए, आप चलिए यहाँ से। तब जो वो कहने लगे, श्यामलाल जी बेटा घर में ज़्यादा कलेश बढ़ जाएगा। तब वो कहने लगे, रहने दीजिए ना पापा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तभी जो कांता बोली, हमने कब मांगा तुमसे दहेज, जो बहू तुम हमारे खिलाफ झूठी शिकायत कैसे दर्ज कर सकती हो? तब राधा बोली, क्यों नहीं मम्मी जी, अगर आप कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? यह बात सुनते ही कांता जी बोली, अरे मेरी बेटी घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं और इन्हें आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं। तब वह कहने लगी, अच्छा माँ जी, यह मीठी मीठी बातें ना तब कहाँ गई थी जब दीदी के ससुराल वाले उनको लेने के लिए आए थे और अपनी बहू का ऐसा जवाब सुनकर जो कांता जी खड़ी की खड़ी रह गई। तब वह कहने लगी, अब चलो जल्दी से आप दोनों घर के काम में लग जाओ। राधा ने कहा, बहुत आराम फरमा लिया है आप माँ बेटी ने। इतना कहकर राधा अपने कमरे में चली गई। तभी आरती के पापा और भाई अंदर आ गए और कांता अपनी बेटी से बोली, चलो आरती हम मिलकर काम कर लेते हैं। आरती बोली, माँ आप अपना काम खुद से कर लीजिए, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे आपके घर का काम नहीं करना होगा। और पापा जी आप अपने दामाद को फ़ोन लगा दीजिए, आरती कहने लगी, और उनसे कहिए कि मुझे आकर ले जाएं। तब श्यामलाल जी बोले, हाँ बेटी यह तूने बिल्कुल सही फैसला किया है, मैं अभी के अभी रोहित को आने के लिए बोल देता हूँ। लेकिन दूसरी ओर से जो बातें उन्हें सुनने को मिली उसे सुनकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह अपनी पत्नी से बोले, अरे कांता एक बात तो बताओ, क्या कल समधन जी का फ़ोन आया था? क्या कल हमारी बेटी को वापस आने के लिए कह रही थी? तो अच्छा तुमने क्या कहा? आरती के पापा ने गुस्से में अपनी पत्नी से पूछा। तो आरती की मम्मी बोली, हाँ आया था, लेकिन वह नजरें चुराकर बात कर रही थी और इधर उधर देखने लगी। तभी उन्होंने अपनी पत्नी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और बोले, अरे तू माँ है या दुश्मन, जो अपनी बेटी का घर बसाने से पहले ही जो उसे उजाड़ देना चाहती है?
अरे उन्हें तो देखो कितने अच्छे लोग हैं, हमारे घर से इतनी बेइज्जत होने कर गए हैं, फिर भी हमारी बेटी को वापस ले जाने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। लेकिन तुमने उनके सामने एक और नई शर्त रख दी कि पहले घर का बंटवारा करो, तभी तुम अपनी बेटी को वहाँ भेजोगी। तभी आरती बोली, पापा जी, माँ का क्या कसूर है, आखिर मैं जा रही हूँ ना, फिर माँ को क्यों सुना रहे हो। तभी आरती के पापा आरती के मुंह पर भी एक तमाचा जड़ देते हैं और यह देखकर आरती की दादी बोली, बेटे अगर यह तमाचा तुमने पहले ही मार दिया होता तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। आरती के पापा बोले, माँ पता है क्या हो गया है, रोहित ने तुम्हारे साथ रिश्ता रखने से जो मना कर दिया है वह अब तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता आरती। और क्योंकि जब से तुमने उनके सामने यह शर्त रखी है तब से शांति जी की हालत इतनी खराब हो गई है कि वह अस्पताल में एडमिट है। यह सुनकर आरती की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह कहने लगे, आरती अगर तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी। उसके बाद तो फिर तुम ये भूल ही जाओ कि तुम्हारी कोई घर गृहस्थी भी थी, क्योंकि उसके बाद रोहित तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। तो आरती रोते हुए कहने लगी, पापा जी मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं अभी के अभी जा रही हूँ। अब चाहे मुझे उनके हाथ पैर पकड़ने पड़े, मैं उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगी और जब तक वे माफ़ नहीं करेंगे मैं माफ़ी मांगती रहूँगी, लेकिन अब मैं अपने घर गृहस्थी को उजड़ने नहीं दूंगी। इतना कहकर आरती ने जल्दी से अपने सामान को समेटना शुरू किया और अपने बैग को उठाकर अपने घर के निकल गई और अपनी ससुराल चली गई। वहां जाकर आरती अपने पति और सासू माँ से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों को समझने में मैंने बहुत देर लगा दी। अब मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी जिससे आपको कोई परेशानी हो। माँ जी आप जल्दी से ठीक हो जाइए, अब हम सब एक साथ मिलकर एक ही घर में रहेंगे, मुझे किसी भी तरह के बंटवारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब शांति जी आरती को अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटी हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, हमें और क्या चाहिए। उसके बाद सभी खुश हो जाते हैं और आरती भी खुशी खुशी अपनी सासू माँ को लेकर अस्पताल से घर आ जाती है। उनकी अब आरती दिन रात सेवा करके अपनी गलती का पश्चाताप करती है। दोस्तों इस तरह से आरती ने अपनी उजड़ती हुई गृहस्थी को बसा लिया। माँ की समझदारी हो तो किसी भी बेटी का घर ना उजड़े। बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं, सब नहीं, जो अपनी बेटी की गलतियों को अनदेखा करती हैं और उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ देती हैं। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।